नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत। यूपी के नोएडा में लगातार दूसरे दिन भी बवाल हुआ। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर फैक्ट्री कर्मचारी आज भी सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो झड़प दी। भीड़ ने 2-3 जगहों पर पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। हालांकि पुलिस ने थोड़ी ही देर में हालात पर काबू पा लिया। लेकिन सवाल है कि नोएडा में श्रमिक आंदोलन की आड़ में सड़कों पर जो हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी हुई, वो महज एक इत्तेफाक था या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? नोएडा पुलिस इस हिंसा के पीछे प्री प्लान्ड साजिश का दावा कर रही है। कह रही है कि क्यूआर कोड, व्हाट्सएप ग्रुप, फर्जी ट्विटर हैंडल्स और वोट्स के जरिए मजदूरों को भड़काया है। नोएडा हिंसा को लेकर विदेशी फंडिंग के एंगल से भी जांच हो रही है। लेकिन इस बीच हिंसा और उसके पीछे छिपी हुई साजिश को लेकर यूपी की सियासत गर्मा है। एक तरफ अखिलेश यादव योगी सरकार को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो दूसरी ओर सीएम योगी और उनके मंत्री इसे यूपी के विकास और समृद्धि को रोकने के लिए षड्यंत्र कराते हैं। तो क्या नोएडा की हिंसा के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? क्या प्रदर्शन, आगजनी और बवाल के पीछे 2027 के चुनाव से पहले यूपी को सुलगाने की चाल है? और बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष साजिश के इन सबूतों को अनदेखा कर हिंसा के मास्टरमाइंड को ऑक्सीजन दे रहा है? आज इसी पर डिबेट करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट सबसे पहले। कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। एक बड़ी साजिश की बुआर है। संगठित रूप से पीछे से कोई कॉल सेंटर चला के या तकनीक का यूज करके इस तरह के ग्रुपों को उकसाने का काम कर रहा है। कुछ व्हाट्सएप बॉट और ट्विटर हैंडल्स के माध्यम से इस प्रकार की रूमर्स और गलत अफवाह फैलाकर श्रमिकों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। माध्यम से लगातार श्रमिकों को उकसाने, वायलेंस करने के लिए, फैक्ट्रियों में आगजनी करने के लिए, पुलिस के संग भिड़ने के लिए उकसाया जाता रहा है। अगर साजिश इतनी बड़ी हो गई है तो इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त नोएडा हिंसा को लेकर भूचाल आया हुआ है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इसे योगी सरकार की नाकामी बता रहे हैं, वहीं नोएडा पुलिस के खुलासों ने सबको चौंका दिया है। नोएडा पुलिस का दावा है कि फर्जी ट्विटर हैंडल्स, व्हाट्सएप बॉट्स और क्यूआर कोड के जरिए श्रमिकों को भड़काया गया। पुलिस ने इसे प्री प्लान्ड साजिश करार देते हुए विदेशी फंडिंग के एंगल से भी जांच शुरू कर दी है। कई ऐसे पिछले 2 दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप श्रमिकों के बनाए गए हैं, जिसमें क्यूआर कोड स्कैन करके और उनको व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन कराया जा रहा है। इसका मतलब सिस्टमैटिक रूप से पीछे से काम करने वाला एक संगठित गिरोह है। इनके कुछ एलिमेंट्स को, कुछ व्यक्तियों को हमारे द्वारा भीड़ में से चिन्हांकित करके गिरफ्तारियां की गई हैं और आगे भी हम इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। फंडिंग को लेकर के भी जांच कर रहे हैं सर। देखिए, निश्चित तौर पे जो अगर कुछ इसमें बाहर के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है तो हम उनको भी टारगेट पर करते हुए उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हमारे साइंटिफिक एनालिसिस का जो डेटा है, उन सब पर स्क्रीनिंग करके हम उनको भी आइडेंटिफाई करके उनको भी अनवील करेंगे। नोएडा पुलिस और प्रशासन की जांच में चौंकाने वाले पैटर्न सामने आए हैं। यानी ये कोई स्वतः स्फूर्त विरोध नहीं था, बल्कि एक संगठित गिरोह की साजिश का नतीजा है। जांच में पता चला है कि पिछले 2-3 दिनों में दर्जनों व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। श्रमिकों को क्यूआर कोड स्कैन करवाकर इन ग्रुप्स में शामिल किया गया। पुलिस ने ऐसे कई बॉट्स और फर्जी ट्विटर हैंडल्स को ट्रैक किया है, जो लगातार आगजनी और हिंसा के लिए कॉल दे रहे थे। नोएडा पुलिस को शक है कि इस डिजिटल प्रोपेगेंडा के पीछे देश के बाहर या प्रदेश के बाहर से बड़ी फंडिंग की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश की शांति और प्रगति को बाधित करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। तो दूसरी ओर सपा मुखिया अखिलेश यादव खुफिया नाकामी का आरोप लगाकर योगी सरकार को घेर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये साजिश है तो इस हिंसा के लिए सीधे योगी सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए मुख्यमंत्री और बीजेपी दोषी है। जब उत्तर प्रदेश में आपकी डबल इंजन की सरकार, एनडीए की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा का, सुशासन का, सेवा का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक मॉडल खड़ी कर रही है, तब जब यह सब कुछ हो रहा है, कुछ लोग
उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। और जो नोएडा में हुआ है, इसी सरकार की नाकामी की वजह से नोएडा हुआ है। इनकी जो LIU इंटेलिजेंस क्या वनस्पति की वजह से या चुनाव प्रचार में बंगाल चले गए थे साथियों, सरकार को पता था, जानकारी थी, उसके बावजूद भी सरकार ने होने दिया। और अगर साजिश इतनी बड़ी हो गई है तो इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। अगर अधिकारी ये बात कह रहे हैं तो अधिकारियों को ऊपर कौन बैठा है? अगर ये साजिश हुई है, इतना बड़ा साजिश का परिणाम है, तो सरकार किसकी थी? इसके लिए मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी दोषी है। आतंकवादियों का कनेक्शन। योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर तो इस हिंसा प्रदर्शन के तार पाकिस्तानी साजिश से जोड़ रहे हैं। इसे उत्तर प्रदेश के विकास को रोकने वाली देश विरोधी शक्तियों की करतूत बता रहे हैं, तो साथ ही साथ मजदूरों से अफवाहों और बहकावे में नहीं आने की अपील भी कर रहे हैं। एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। अभी एजेंसियां जांच कर रही हैं। आप देखिएगा 2-4 दिन बाद जब बात बाहर निकल कर आएगी, मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे लोग बेनकाब हो जाएंगे जो उत्तर प्रदेश के विकास जिनको पच नहीं रहा है, कि जो देश विरोधी शक्तियां हैं, जो उत्तर प्रदेश की विरोधी शक्तियां हैं, जो शक्तियां पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों के हाथ की कठपुतली है, ऐसे लोगों के बहकावे में लोग न आवें, सरकार पर भरोसा रखें। फिलहाल नोएडा के हालात पर सियासत की आग भी उतनी ही तेज है। नोएडा के सेक्टर 20 थाने में हिंसक प्रदर्शन को लेकर FIR दर्ज हो चुकी है। 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब पुलिस की रडार पर वो अदृश्य कॉल सेंटर्स हैं जहां से हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो मास्टरमाइंड कौन है जो यूपी के इंडस्ट्रियल हब को सुलगाना चाहता है? क्या पुलिस उन चेहरों तक पहुंच पाएगी जिन्होंने स्मार्टफोन के जरिए मजदूरों के हाथों में पत्थर थमा दिए? वो मास्टरमाइंड कौन है जो यूपी के औद्योगिक हब को सुलगाना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। हर आंदोलन का एक चेहरा होता है, एक नेता होता है, लेकिन अचानक अगर भीड़ सड़क पर आ जाए और उत्पात मचाने लगे तो संदेह होता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मजदूर सड़क पर आए थे वो मजदूर बिना मतलब में सड़क पर आए होंगे। जाहिर सी बात है कि मजदूरों की समस्या होगी और इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि उनकी समस्या का समाधान होगा या होना चाहिए। श्रम कानून का पालन नियमित रूप से सभी कंपनियों को करना होगा, इस सरकार ने कहा है, आदेश दिया। लेकिन ये आप जो देख रहे हैं, जो कल आपने देखा और आज जो छिटपुट चीजें आपने देखी है, घटनाएं देखी हैं नोएडा में, इसके पीछे नोएडा पुलिस का कहना है कि साजिश है। QR कोड, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए हिंसा के लिए लोगों को भड़काया गया। तो यह सब अगर चल रहा था तो प्रशासन को क्या खबर नहीं लगी? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसमें सरकार की नाकामी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार को पता भी था। अब दो बातें नहीं हो सकती हैं, या तो सरकार नाकाम होगी या सरकार को यह बात पहले से पता होगी तो सरकार होने दे रही होगी। दो बातें हो सकती हैं, दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं, इसीलिए सवाल उठ रहा है कि भाई मजदूरों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कौन कर रहा है? मजदूरों को किसने भड़काया और मजदूर क्या टूल किट बन गए? जैसा कि इससे पहले भी आपने देखा है कि देश में उत्पात मचाने के लिए, हो हंगामा करने के लिए, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए कई बार इस तरह की चीजें हुई। अभी जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इस पूरे मामले में उन साजिशकर्ताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। फिर बीच में सियासत की जरूरत क्या है? मजदूर के साथ सभी खड़े होते। संजय चौधरी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, अरविंद जैन पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, अशोक यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, अश्विनी मिश्रा कांग्रेस के नेता, प्रोफेसर अखिल स्वामी राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अशोक यादव जी, सरकार को या तो पता थी ये बातें कि साजिश चल रही है,
और साजिश के पीछे कौन लोग हैं, तो सरकार या सिस्टम या प्रशासन या पुलिस उनको अभी तक पकड़ के सामने रख देती। दो बातें कैसे आप लोग कर रहे हैं? जब आप दो बातें करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि सरकार को पता भी थी बात, और फिर कह रहे हैं कि सरकार विफल भी हो गई, तो लगता है कि आप लोग सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। विद्यानाथ भाई, सबसे पहले आज 14 अप्रैल को अंबेडकर साहब की जयंती है और उनको सादर प्रणाम। और बाबा साहब का मिशन अधूरा अखिलेश यादव जी करेंगे पूरा। दूसरी बात, आपने मुद्दों की जो आता हूं मैं आपके, तो उसमें देश में मोदी सरकार के रिजीम में विद्यानाथ भाई जो भी आंदोलन हुए हैं, चाहे किसान आंदोलन देख लीजिए, हर आंदोलन के पीछे 4 पॉइंट्स सरकार रखती है। पहली पॉइंट्स, अराजक तत्व घुस गए हैं। दूसरी पॉइंट्स, उनको भड़काया जा रहा है। तीसरी पॉइंट्स, विदेशी फंडिंग। चौथी पॉइंट्स, पाकिस्तान का कनेक्शन। ये 4 चीजें सरकार हर आंदोलन में बोलती है। और जो हकीकत का जो साजिश इसके पीछे है कि उद्योगपतियों से भाजपा चंदा लेती है और बदले में मजदूरों का शोषण करने का खुली छूट भाजपा देती है। ये अगर हमारे मजदूर भाई हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद और उनको उनके परिवार का पेट पालने भर का पैसा न कमा पाए, तो पेट की आग विद्यानाथ भाई हमको आपको उन मजदूरों की जगह पर रख के सोचना चाहिए। पेट की आग से बढ़कर के कोई आग नहीं। और जब पेट की आग लगती है तो इस तरह के लोग सड़कों पे आते हैं और उसको सरकार कह रही है कि पाकिस्तान का कनेक्शन है, विदेशी साजिश है, न जाने क्या क्या कह रही सरकार। हमारे मजदूर भाई जिनको लेकर के इतना बड़ा उनके ऊपर इस तरह का मुसीबत आई है और सरकार कह रही पाकिस्तान का कनेक्शन, विदेशी फंडिंग। शर्म आनी चाहिए सरकार को भाई। और दूसरी बात मैं कहूंगा, ये तो आपने कहा कि प्राइवेट उद्योगपति लोग उनको किसानों का शोषण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1090 जो वुमेन पावर लाइन, ये हमारे सरकार के अधीन काम करती हैं। 1076 1076 सीएम हेल्पलाइन, ये महिलाएं या कर्मचारी सरकार के अधीन काम करते हैं। इनके साथ भी वही पैटर्न, वेतन विसंगति, कम वेतन, ज्यादा वेतन दिखाकर कम वेतन देना, शोषण, ओवर टाइम, हार्ड वर्किंग, ये सब कुछ तो उनके साथ भी हो रहा है। जो 1090 तो सरकार, मेरे सवाल का जवाब कर रही है, उद्योगपति क्यों नहीं शोषण करेगा? अशोक यादव जी, सरकारी जब शोषण कर रही है तो उद्योगपति भी करेगा शोषण। ठीक बात कही आपने, जो भी कहा आपने सब सुना मैंने, लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए कि सरकार इसमें शामिल है या सरकार विफल हो गई? सरकार विफल हो गई विद्यानाथ भाई पूरी तरह से। सरकार को वो जो उद्योगपति जो उनको शोषण कर रहे थे मजदूरों को, वो सरकार को पता था, लेकिन सरकार इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि पीछे से चंदा दे रहे थे वो सब भाजपा को, और अपने चंदे की आग में मजदूरों के पेट की आग भूल रही है सरकार। और जो मजदूर हार्ड, तो मैंने फिर वही बात किया कि आंखों से आंसू आते हैं विद्यानाथ भाई। अगर हमको आपको वहां पर रख के सोचना हो कि हार्ड वर्क हम लोग 12 घंटे करें और मेरा बेटा, आपका बेटा भूखा रहे घर में, उससे बड़ा कष्ट दुनिया में कुछ नहीं हो सकता विद्यानाथ भाई। इस बात को संजय ध्यान चौधरी देना चाहिए सरकार। जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि आदमी जब करता कुछ है और बोलता कुछ है तो उसकी हालत वैसी हो जाती है। उसका नाम हो जाता है अशोक यादव। उत्तर प्रदेश को याद कीजिए, 14 से ज्यादा गन्ना मिले किसने बेच डाली थी? समाजवादी पार्टी ने। याद कीजिए, अंबेडकर का नाम लेकर अपनी बहस शुरू होने वाले इनके सबसे बड़े नेता आजम का कहते थे कि इस उत्तर प्रदेश की धरती पर मूर्ति लगी है, जो अंगुली उठाए और कहता है ये जमीन। नोएडा पे बात करिए संजय भाई, नोएडा हमारे मजदूर भाइयों को प्लीज बात करिए। हर सवाल का जवाब मिलेगा, यहाँ कोई सवाल छूटेगा नहीं। और यह जमीन तो हमारी है, सामने वाला प्लाट भी हमारा है। जो ये कहते हैं 1090 की बात करने वाले, 1090 में कितना वेजेस मिलेगा ये इन्होंने तय किया था, वही मिल रहा था। अब हमने उसको बढ़ाकर देना शुरू किया है। रही बात नोएडा की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नोएडा आज उत्तर प्रदेश के विकास का, ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सबसे ज्यादा रोजगार मिल रहा है। तो अभी जो जानकारी सामने आ रही है, निश्चित रूप से 24 घंटे के अंदर लगातार व्हाट्सएप ग्रुप का बनना और बिना किसी संदेश के आंदोलन की कोई सूचना नहीं, और बिना सूचना के बहुत सारे उद्योगों के दरवाजे पर जाकर उनको दरवाजे को तोड़ना, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के वातावरण को एक अनरेस्ट की बात है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत बेहतर अपना संतुलन बनाते हुए, मतलब केवल 2 जगह, आपके हिसाब से मजदूरों को पूरा बढ़िया 2 जगह ऐसा हुआ। मजदूरों को अरे सुनिए, मजदूर साजिश कर रहे हैं सब। सुनिए, आपके हिसाब से मजदूर साजिश कर रहे हैं? अरे सुनिए, आपके हिसाब से मजदूर साजिश कर रहे हैं? आपके हिसाब से मजदूरों को बढ़िया वेतन मिल रहा है, उनका पेट भर रहा है, कोई समस्या नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर का पैसा मिल रहा है,
सब काम बढ़िया हो रहा है उत्तर प्रदेश के मजदूरों के अंदर साथ, निश्चित रूप से मजदूर उत्तर सरकार को प्रदेश की बदनाम करने सरकार ने की साजिश कर रहे सबसे हैं। ज्यादा आपके हिसाब संतुलन से बनाने का काम अरे भैया किया। संजय जी, और संजय जी की ऐसा अमानवीय संतुलन बनाने का काम किया। अशोक जी एक सेकंड, ऐसा जले पर नमक मत एक छिड़किए, एक मैं सेकंड आपसे अशोक जी, निवेदन अशोक जी एक कर रहा सेकंड हूं। रुकिए। ऐसे जले पे नमक संजय मत जी लेकिन छिड़किए। एक सवाल वो पूछ रहे हैं, वो सही कह रहे हैं अशोक यादव, वो कह रहे हैं आप लोग तय तो कीजिए कि मजदूर इसलिए सड़क पर आए कि उनको वेतन नहीं मिल रहा है, ठीक से कम पैसा मिलता है, जितनी उनकी सैलरी होती है उसमें भी बीच वाले खा जाते हैं, और जितनी होनी चाहिए उतनी भी नहीं। एक सेकंड रुक जाइए, सवाल पूरा नहीं हुआ। और दूसरी बात यह कि अगर ये साजिश है तो आपको लग रहा है ये सड़क पर जो कल दिखाई दे रहे थे, आज दिखाई दे रहे थे, ये सब लोग साजिश में शामिल हैं? देखिए, निश्चित रूप से 24 घंटे के अंदर एक क्यूआर कोड जनरेट होना, उस क्यूआर कोड से 40 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनना, एकाएक लोगों का सड़क पर आना, बिना किसी सूचना के आंदोलन का शुरू हो जाना, मुझे नहीं लगता है कि मजदूर आंदोलन के इतिहास में ऐसा कभी हुआ होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का जो साइबर सेल है वो इतना कमजोर है कि अब 24 घंटे होने को आ गए हैं, अभी तक पता नहीं कर पाए कि कहां से जनरेट हुआ क्यूआर कोड, किसने जनरेट किया, आप कहां से चल रहा था ये, आप पूरी जानकारी कीजिए। नहीं मैं क्यों करूं, ये मेरा काम है क्या? 8 घंटे के अंदर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और उन्होंने क्या कहा कि यहां गोली चल गई और मजदूर मर गए हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ये चला ना कि गोलियां चल गई और मजदूर मर गए हैं, इससे ही इन मजदूरों में असंतोष हुआ। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इसके अंदर संजय भाई, मैं एक बात पूछ रहा हूं और षड्यंत्र की बहुत बड़ी बू आ रही है। संजय जी, मैं एक चीज पूछ रहा हूं, आपकी पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, नोएडा पुलिस कमिश्नर ने कहा कि भाई इसके पीछे साजिश है, षड्यंत्र है, क्यूआर कोड, व्हाट्सएप ग्रुप सभी सक्रिय थे, ये सब आनन फानन में बनाकर लोगों को उकसाया गया। मेरा सवाल यह है कि अब 24 घंटे होने को आ गए, आज फिर छिटपुट घटनाएं हुई हैं, पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, साइबर सेल इतनी कमजोर है क्या? देखिए, ये व्हाट्सएप ग्रुप कौन बना रहा था, ये क्यूआर कोड किसने जनरेट किया था, ये लोगों को कौन भड़का रहा था? सबसे पहले 2 लोग गिरफ्तार हुए, आप कहिए 2 लोग तो मान लीजिए ना आपकी फिर वही 2 लोग साजिश करता है। नहीं, और भी है इसके पीछे। संजय जी, फिर मानिए कि वही साजिश करता है। नहीं, जो भी साजिश करता है, केवल वही नहीं, जो भी साजिश करता है वो कानून की जद में आएंगे। और सरकार ने दोनों स्तर पर काम किया है। सरकार ने इनसे बातचीत करने के लिए हाई पावर कमेटी बनाई है, जिसमें मजदूर संगठन के 5 लोग हैं, जिसमें व्यापारिक संगठन के 3 लोग हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के सरकार के 7 लोग शामिल हैं। वो कमेटी जाकर वहां पर मजदूरों से बातचीत कर रही है, और इसी बातचीत का परिणाम है कि केवल 2 जगह के बाद किसी भी जगह लाठीचार्ज करने की आवश्यकता नहीं हुई। यह उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ मजदूरों के हितों में बात करने के लिए संवाद भी बढ़ाया है, और ऐसे तत्वों पर अंकुश रखने के लिए प्रभावी कार्रवाई की है। दोनों स्तर पर काम किया है, लेकिन इसके पीछे जो षड्यंत्र है, मैं एक बात बता दूं आपको संजय चौधरी जी, उनको भी सामने आना चाहिए। संजय भाई, एक बात बता दूं मैं, 2-4 दिन में सब कुछ ठंडा हो जाएगा। जिन 2 लोगों को आपकी पुलिस ने पकड़ा है, वो 2 लोग क्या बताएंगे नहीं बताएंगे, अखिलेश यादव भी नहीं पूछेंगे और बाकी कोई नहीं पूछेगा। ये आंदोलन भले ही रुक गया हो, लोगों का प्रदर्शन भले ही रुक गया हो, लेकिन सच में अगर इसके पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश है, इसके पीछे अगर कोई नेटवर्क काम कर रहा है, अगर मजदूरों को टूल किट बनाकर उनको इस्तेमाल कर लिया गया कल, तो ऐसे लोगों को बेनकाब करना सरकार और सिस्टम प्रशासन का काम है। सरकार अरविंद जी, मैंने कहा ना, 10 घंटे के अंदर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और इसकी पूरी ट्रेल पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ कर रही है। अगर ये ट्रेलिंग आपके सामने आ रही है तो ये बताने के लिए संजय जी ये भी बता दीजिए कि उन 2 लोगों को जिनको आपने पकड़ा है वो कौन है, वो पाकिस्तान से आए हुए हैं कि बांग्लादेश से आए हुए हैं, उनके कनेक्शन कहां जुड़े थे? उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन सामने आएगा। 12 घंटे लगातार उत्तर प्रदेश के डीजी, उत्तर प्रदेश के एलओ लगातार इस घटना को लखनऊ मुख्यालय से बैठकर वॉच कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अरविंद सर, अरविंद जैन जी, ठीक है, 24 घंटे के अंदर ओके, थोड़ा सा मैं तो इंतजार कर लूंगा सर। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नहीं कर पाएगी ना, उनको तो आपने मौका दिया है। नहीं, उनको कोई मौका नहीं दिया है, इनके कर्म तो इससे ज्यादा खराब हैं। ठीक, अरविंद जैन जी, मतलब आपके खराब हैं, मतलब आपके कर्म खराब हैं, आप मान रहे हैं आपके कर्म खराब हैं? नहीं, भारतीय, अरे आपके बहुत निकम्मे हैं आप लोग।
आपके कर्म खराब हैं। आपने बिल्कुल जो मजदूरों का एक इस्तेमाल सेकंड, कर रहे हैं, एक सेकंड, एक सेकंड। कितना रोजगार भारतीय जनता पार्टी अखिल जी मैं आ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए, संजय चौधरी रुक जाइए, अखिल जी आप भी रुक जाइए। एक बार मैं जा रहा हूं अरविंद जैन जी के पास। अरविंद सर, सूटबूट की सरकार है, आप आपने उत्तर मजदूरों का प्रदेश शोषण किया है और मजदूरों को दोषी बता रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा अखिल जी, मौका अभी आएगा, आ रहा हूं मैं आपके पास, रुक जाइएगा। एक बार अरविंद जैन जी के पास मैं जाना चाहता हूं। सर, कल का आंदोलन हम लोगों ने देखा, दिखाया, आपने भी बड़े ध्यान से उसको देखा होगा। आपको लग रहा है कि ये आंदोलन जो कल हम देख रहे थे या प्रदर्शन देख रहे थे, आगजनी देख रहे थे, ये मात्र टूल किट के तौर पर मजदूर इस्तेमाल हो गए, या उनमें सच में असंतोष है, उनका एक मुद्दा है और उस मुद्दे को एड्रेस नहीं किया जा पा रहा था, इसलिए वो सड़क पर आ गए? देखिए, इसमें सभी का कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूं। पहली बात तो असंतोष भी है कर्मचारियों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एसएसपी गाजियाबाद रहा हूं, नोएडा मेरे पास था, बहुत क्लोजली मॉनिटर करते थे। उस समय इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे। नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन है, चाहे जो भी है, अपने अपने मजदूरों से बाकायदा कन्वर्सेशन, डायलॉग जारी रहना चाहिए। जो इश्यूज हैं, जो कि वो कहते हैं कि हमने 95% रिजॉल्व कर रखे थे, वेतन पर्ची का दिया जाना, बोनस का समय से भुगतान, ओवर टाइम का डबल भुगतान, जो उनको लीव मिलती है, वीकली ऑफ मिलता है, जो और सब जो उनके इश्यूज हैं, जो वो सब के ऊपर भी उनमें असंतोष है। ऊपर से 30% वेज हाइक हुआ हरियाणा में, मनेसर में और गुरुग्राम में, इंडस्ट्रियल एरियाज में, जिससे वहां के वेतन जो है कर्मचारियों के, वो 14,000 से बढ़कर 19,000 तक पहुंचे हैं। यहाँ पर 13,000 हैं, तो उस पर असंतोष है। तो मेरा ये मानना है कि जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, भारी भरकम महकमा है, डीएलसी जेएलसी सब बैठते हैं नोएडा में, उनका भी फर्ज था कि वो एक ब्रिज का काम करें और इन सब चीजों को रिजॉल्व कराएं। एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम था कि मीटिंग ऑर्गेनाइज करें सब पार्टीज की मिलाकर। और जब ऐसा नहीं होता है तो ये असंतोष इस प्रकार का जो कल हुआ है, हाँ, इसमें मैं मानता हूं कि इसमें बहुत बड़ा रोल र्यूमर मॉन्गरिंग का भी निकल कर आ रहा है। तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई कि वहां पे मौत हो चुकी है, फायरिंग कर दी है पुलिस ने। इससे भी कुछ लोग भड़के हैं, जो हैं वो चिन्हित हो रहे हैं। 300 सर, आप 350 तो करीब डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। अरविंद सर, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं, जो सवाल मैं पूछ रहा था संजय चौधरी जी से, कि अगर यहां की पुलिस कमिश्नर कह रही हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, मान लेते हैं कि इंटरनेशनल साजिश भी है, लेकिन आज के दौर में जब साइबर के लिए अलग से थाने हैं, अलग से पुलिस का डिपार्टमेंट चलता है, उस महकमे को कितना टाइम लगेगा यह पता करने के लिए कि क्यूआर कोड कहां से जनरेट हुआ, कहां से व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे थे? क्या दो लोगों की गिरफ्तारी दिखाकर प्रशासन या पुलिस पल्ला झाड़ सकती है? सर नहीं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। वो लक्ष्मी बता पाएंगी और लोग बता पाएंगे उनकी टीम के कि क्या हुआ है। और अगर होगा तो अवश्य ही इसमें एसटीएफ को डिप्यूट किया है सीएम ने। मैं पढ़ रहा था आज कि वो पता लगाएं कि कौन कौन से ग्रुप्स इसमें एक्टिव हुए हैं, कौन कौन से सोशल हैंडल्स का मिसयूज किया गया है, कौन से नए ग्रुप्स क्रिएट किए गए हैं। ये भी साइमल्टेनियसली साथ के साथ होना चाहिए। पर सबसे ज्यादा जरूरी है प्रॉपर डिप्लॉयमेंट फोर्स का हो, इंटेलिजेंस कलेक्शन प्रॉपर हो, फोर्स डिप्लॉयड रहे, मजदूरों के नेताओं से निरंतर संपर्क रहे। कल की हिंसा में गनीमत यह है कि कोई बहुत ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई बहुत ज्यादा लोग चुटैल नहीं हुए, कंट्रोल में है हिंसा। और उसके बाद अब प्रॉपर नेगोशिएशंस होने चाहिए। जो कमेटी बनाई है स्टेट गवर्नमेंट ने, ये सर्वथा उचित कदम है, पहले ही बन जानी चाहिए थी जब मनेसर में ये सब बवाल हो रहा था, और यहाँ पर भी 4-5 दिन से सुलग रहा था। मैं समझता हूं कि अब ग्रेजुअली चीजें कंट्रोल में आएंगी। है नोएडा हमारा उत्तर प्रदेश की एक शान है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। कल तो हालत ये थी सर, अरविंद जी, कल तो हालत ये थी कि नोएडा और आसपास से निकलने वाली, आने जाने वाली सारी सड़कें अटी पड़ी हुई थी गाड़ियों से। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। और जो ट्रैफिक कर्मी दिखाई देते हैं ना, पुलिसकर्मी चालान काटने के लिए खड़े रहते हैं, कोई कहीं नजर नहीं आ रहा था। जी बिल्कुल, सब पता नहीं कहां चले जाते हैं। हालत ये हो जाती है।
कि उनको लगता है कि इतनी भीड़ आ गई है, इतनी भीड़ आ गई है, कोई नजर नहीं आ रहा था। 2-2 घंटे 3-3 घंटे में हम लोग ऑफिस पहुंचे। हालत ये थी। तो मैनेजमेंट तो इतना, कल का भले ही इसको कंट्रोल करने के लिए सारी पुलिस फोर्स लगा दी गई हो, लेकिन दूसरी तरफ ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोई नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अश्विनी मिश्रा सबकी जानी, जी सर, व्यवस्थाएं सबकी जानी चाहिए, सुचारू रूप से व्यवस्था को लागू रहना चाहिए। और अगर नोएडा में आगे इंडस्ट्रीज आनी है तो हमें इस प्रकार का एक मैकेनिज्म डिवाइस करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति अपना अपना जो रोल है उसको अदा करे, अपना इन सब चीजों के ऊपर निगाह रखी जाए कि कहीं पर कोई असंतोष तो पनप नहीं रहा है। ठीक है सर। अश्विनी जी, भाई अभी तो जांच चल ही रही है, अभी थोड़ा वक्त तो देते कि आप लोगों ने तुरंत राजनीतिक रोटी सेकनी शुरू कर दी, आप लोगों को तुरंत मौका मिल गया और चौका लगाने के लिए आप लोग तुरंत तैयार खड़े नजर आए। विद्यनाथ जी, जनता के हितों की बात करना अगर राजनीति है तो राजनीति ही सही। रही बात इस आंदोलन की, आप देखें, मैं इस आंदोलन के लिए, एक तो हिंदुस्तान एक पीस लविंग नेशन है, मैं किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता, पर मेरा ये मानना है कि सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं मीडिया भी थोड़ा जिम्मेदार है। ये लोग 6-7 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, 6-7 दिन से अपनी डिमांड कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और किसी ने इनकी बात नहीं सुनी, सरकार ने नहीं सुनी, मीडिया ने कवरेज नहीं दिया। तो जैसा हमारे जैन साहब ने कहा कि आग सुलग रही थी, आग भड़की कल है, बड़ी सुलग 6-7 दिन से रही थी। अच्छा, और ये अपना काम नहीं कर रहा था। राहुल गांधी कहां थे? प्रियंका गांधी कहां थे? हम बात करेंगे, प्रियंका गांधी कहां थी? ये बहुत आसान होता है ना अश्विनी जी, ये बहुत आसान है कि आप तुरंत इधर का लीजिए, टोपी उधर ट्रांसफर कर दीजिए। एक शब्द नहीं सुना मैंने 4 दिन से। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा वहां जाकर खड़ी हो जाती, अखिलेश यादव वहां जाकर खड़े हो जाते, तो सरकार को वहां पर आना पड़ता। नहीं विद्यनाथ जी, यही कल जो हुआ है, योगी आदित्यनाथ ने जो कल आदेश दिया है, वो आदेश 4 दिन पहले देना पड़ता, और ये आगजनी जो हुई है वो आगजनी नहीं होती। फिर विद्यनाथ जी, आप बोल रहे हैं कि जब तक राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जाकर के वहां समर्थन नहीं करेंगे आंदोलन का, तब तक मीडिया उनको, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप सवाल उठा रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूं आपसे ना। मैं अपनी पूरी बात कर लेता हूं विद्यनाथ जी, बोलिए। सही बात, उदाहरण के तौर पे मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर का जो विषय है, बार बार डबल इंजन चला रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर में जो बॉटम स्टेट्स हैं, वो उनमें सारी बीजेपी रूल्ड है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यही सारी स्टेट आती है। मिनिमम वेजेस की अगर हम बात करें, उसमें भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ये 4 स्टेट बीजेपी रूल आती हैं। तो इनका समस्या ये है कि हर बार किसी भी आंदोलन को, किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कभी विदेशी ताकत पर डाल देते हैं। एक आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, छोटा सा, कि हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं और करीब 80,000 अनुदेशक हैं, जिनकी तनख्वाह 9,000 और 11,000 है पिछले 12 साल से। आप समझ सकते हैं 9,000 सैलरी पाने वाला व्यक्ति कितना असंतुष्ट होगा। अभी अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनकी तनख्वाह रिवाइज हो रही है। वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे 12 साल से। अगर वो भी चाहते तो हिंसक हो सकते थे, हालांकि वो शिक्षक लोग हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन दबाते रहे, आत्महत्याएं करते रहे, 1000 से ज्यादा आत्महत्या कर चुके हैं शिक्षा मित्र और अनुदेशक। बट इस सरकार पे जू नहीं रेंगती। सरकार पे जू कब रेंगती है? जब ये लोग आकर के कुछ ऐसा करते हैं जो नहीं होना चाहिए, अप्रिय घटना हो जाती है, तब सरकार पे जू रेंगती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि जो मिनिमम वेजेस है, मैं जनता से, आपके व्यूअर से पूछना चाहूंगा, देख सकते हैं व्यूअर्स कि मिनिमम वेजेस में उत्तर प्रदेश कहां रैंक करता है, बाकी प्रदेश कहां रैंक करते हैं। तो जब तक ये मूलभूत समस्याएं बनी रहेंगी, ऐसे आंदोलन होते रहेंगे, और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि ये जो जिंदगी जी रहे हैं आजकल, 9,000 11,000 की तनख्वाह में कुछ नहीं होता, 12-15 तनख्वाह में कुछ नहीं होता, और हम एक ऐसा वातावरण आपको रोक रहा हूं, थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ गई इसी से जुड़ी हुई, नोएडा बवाल पर इंस्टाग्राम चैट से बड़ा खुलासा हुआ है। चैट में मिर्ची पाउडर लाने की भी बात लिखी गई। हिंसा से जुड़ा एक ऑडियो भी पुलिस को मिल गया है। ऑडियो में भी मिर्ची पाउडर लाने की बात कही गई। हिंसा से 3 दिन पहले सक्रिय हो गए थे व्हाट्सएप ग्रुप। 3 दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप सक्रिय हुए थे, और ये आप देखिए, जब ऑडियो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं साजिश तो चल रही। देखिए ये क्या लिखा गया, भाई लाठी उठी, कुछ नहीं, मिर्च पाउडर ले चलो, बस बात खत्म। सब भाइयों बहनों से
अपील है कि मिर्ची पाउडर ले चले ज्यादा से ज्यादा संख्या में। अब सोचिए, मिर्ची पाउडर ले जाने की बात हो रही है, क्या करना चाहते थे? ये जो व्हाट्सएप ग्रुप पुलिस ने पता किया है, जांच में जो पता चला है और ऑडियो जो मिला है, इसे देखकर, इसे सुनकर अखिल स्वामी जी, तो ऐसा लग रहा है कि साजिश तो है ही। अरे इसे तो हटाइए, स्क्रीन साफ कीजिए। देखिए विजयानंद जी, मैं एक सूचना आपको दे दूं, जैन साहब के लिए भी दे दूं और संजय चौधरी साहब के लिए भी दे दूं कि आज भिवाड़ी के अंदर, जो राजस्थान के अंदर है, वहां भी हजारों मदरसन सुमी की फैक्ट्री के सामने मजदूर खड़े हैं और फरीदाबाद में सेक्टर 37 में भी हजारों मजदूर खड़े हुए हैं। जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज के अंदर मेड्स काम कर रही हैं, वो भी कह रही हैं हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। विद्यानाथ जी, मैं आपसे कहूंगा, टाइम्स नाउ आपको 10,000 रुपए महीने की सैलरी दे और जब आप रोएं तो ये कहे कि आपको रोने का कोई अधिकार नहीं है, आप षड्यंत्र कर रहे हैं। ये वही उत्तर प्रदेश की कहावत है, जबरा मारे और रोने भी न दे। 12-13 हजार रुपए में 18 घंटे नौकरी करा के ये पूंजीपति हमारे देश के मजदूर वर्ग का शोषण कर रहे हैं और शाम को 4-4, 5-5 विस्की के पैग लगाते हैं, 4-4, 5-5 फॉर्च्यूनर अपने घर में रखते हैं, 2 फॉर्च्यूनर कम कर दें और 25,000 रुपए हमारे देश के मजदूरों को दे दें मिनिमम सैलरी। अकुशल हो या कुशल हो, 25,000 कम से कम सैलरी होनी चाहिए, वरना टाइम्स नाउ से कहिए आप लोग भी सैलरी 12,000 कर दें और आप भी आंदोलन करने सड़क पर मत उतरिएगा। ये गरीबों का शोषण हो रहा है और 3 स्टेट में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है। ये सब डबल इंजन की सरकार है। ये लोग पूंजीपतियों से पैसा खाते हैं, पीएम केयर फंड में पैसा लेते हैं, ये इन लोगों से चंदा लेते हैं और उसके बाद मजदूरों का शोषण करते हैं। मैं मजदूरों के साथ हूं, मैं मजदूरों के शोषण के खिलाफ हूं। हमारे देश के मजदूरों को कम से कम 25,000 की तनख्वाह मिलनी चाहिए और मजदूरों को दोषी बता दीजिए, किसानों को दोषी बता दीजिए, आदिवासियों को दोषी बता दीजिए। आप निकम्मी सरकार है। ये निकम्मी सरकार पहलगाम नहीं रोक पाती, पुलवामा नहीं रोक पाती, अपने किसानों का शोषण करती है, अपने मजदूरों का शोषण करती है। ये बीजेपी वाले बिल्कुल निकम्मे लोग हैं, इनको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं। ठीक, बोलिए संजय जी। विद्यानाथ जी, ऐसे ही लोग अपने तर्क में फंसते हैं और उसके बाद मुंह छुपाकर भागते हैं। जरा इनसे पूछिए त्यागी जी से, अरे पूछिए त्यागी जी, जवाब दीजिए, त्यागी जी जवाब दीजिए मेरी बात का। आपके जैसा बीजेपी मेरी बात का जवाब दीजिए, विरोधी आदमी नहीं हूँ, मेरी बात का जवाब दीजिए, मेरे प्रश्न को सुनिए और उसके बाद जवाब दीजिए। मेरे प्रश्न को, अरे प्रश्न को सुनिए, प्रश्न को सुनिए पहले, पहले प्रश्न को सुनिए, पहले प्रश्न को सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अगर नैतिकता हो, जानकारी हो या हिम्मत हो, पश्चिम बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल का सरकारी कर्मचारी को कौन सा वेतन आयोग मिलता है? कौन सा वेतन आयोग का वेजेस मिलता है? 5वें वेतन आयोग का वेजेस मिलता है पश्चिम बंगाल में। पता है त्यागी जी आपको? अरे पता है त्यागी जी आपको? पश्चिम बंगाल के अंदर वहां के कर्मचारियों का 5वें वेतन आयोग, 5वां वेतन आयोग मिलता है और उत्तर प्रदेश के अंदर 7वां वेतन आयोग मिलता है। जरा पूछिए प्रोफेसर साहब से, अरे वहां की जनता भगा देगी आपको। यही लेफ्टिस्ट अपने यहाँ क्या करते हैं? अरे मैं लेफ्टिस्ट में कानपुर को गांधीवादी हूँ, कानपुर को मैं गोडसे का विरोधी हूँ। मैं पश्चिम बंगाल के अंदर सरकारी कर्मचारी का वेतन क्या है? आप लोग निकम्मे लोग हैं, आप लोग पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, अरे बताओ पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों को 5वां वेतन आयोग मिलता है कि नहीं मिलता? आदिवासी भी गलत हैं, स्टूडेंट भी गलत हैं। अच्छा संजय जी, एक चीज बता दीजिए। अखिल जी आप जवाब देना चाहते हैं? मैं 1 सेकंड आपके पास आ रहा हूँ। एक सवाल संजय जी के लिए, एक सवाल संजय जी के लिए। संजय जी, अब सरकारी सवाल पूछेगी तो जनता क्या करेगी? सर ये तो हम लोगों का काम है, हम लोगों को करने दीजिए। संजय जी, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एक चीज बताइए। अगर उत्तर प्रदेश में 7वां वेतन आयोग लागू है, लोगों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी मिल रही है, सर मेरी बात तो सुन लीजिए। वो तो सरकारी कर्मचारियों को ना सर, ये जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, इन लोगों के लिए कौन सा आयोग लागू है? बताइए। मजदूरों का शोषण कर रहे हैं ये लोग। बताइए संजय जी। देखिए मैंने कहा ना कि जैसे ही ये समस्या उत्पन्न हुई, उत्तर प्रदेश की सरकार ने तत्काल बातचीत के आधार पर समस्या का समाधान निकालने के लिए लोगों को लिया। 800 रुपए केजी में
गैस दिलवा रहे हैं अरे लोगों को। मैं तो कहता हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ, मेरी बात का जवाब इन त्यागी जी के हम मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। आप जाइए, सरकार नहीं करते चलानी हैं, आती तो। आप हट जाइए, सरकार से अगर नहीं चलानी और आती। भेदभाव के लिए तर्क करते हैं। अगर नहीं चलानी जो भी आती तो वेजन सरकार से है, हट जाइए। जो भी समस्या है उत्तर प्रदेश की सरकार समाधान करेगी, उनसे बातचीत करेगी, लेकिन इसके पीछे छुपे हुए षड्यंत्रकारियों को भी बेनकाब करेगी। और ये सब बीजेपी के लोग हैं। मेरा एक सवाल है, भेदभाव करने वाले आपकी बात ठीक है संजय चौधरी जी, एक सवाल है मेरा, असंतोष क्यों हुआ? असंतोष क्यों हुआ? और अगर आप लोगों को लग रहा है सिर्फ ये टूल किट का नतीजा है, इसके पीछे साजिश करता ही है सिर्फ, तो मुझे एक चीज बताइए संजय जी, एक सेकंड ना चिल्लाइए मत सर, जवाब आपको देना पड़ेगा, आप सरकार में। अरे कहाँ मुझे जवाब? एक सेकंड अखिल जी, एक सेकंड रुक जाइएगा अखिल जी, एक सेकंड, मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, वो उसका जवाब लेता हूँ। संजय जी आपको जवाब देना पड़ेगा, देखिए सरकार चला रहे हैं आप लोग, आप जवाब दे हैं, जनता ने आपको चुना है, आप लोगों को भरोसा जताया है, खड़े हैं। हाँ तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि इसके पीछे साजिश है, ठीक, अगर साजिश है तो ये 11,000 से 13,000 सरकार को मजदूरों की सैलरी करने की जरूरत क्यों पड़ गई? अगर ये साजिश है, सवाल तो सुनिए सर, अगर ये साजिश है तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि 3 दिन या 4 दिन पहले से अगर सब कुछ चल रहा था तो सारा सिस्टम क्या कर रहा था? ये तो फॉर्च्यूनर में चलेंगे, ये तो बताइए। सरकार संवाद करेगी, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए काम करेगी। अगर उनकी आवश्यकता वहां पर वेतन बढ़ाने की है तो वो भी करेगी, लेकिन इसके पीछे छुपे हुए षड्यंत्रकारियों को भी बेनकाब करेगी। मैं कह रहा हूं ना कि जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भी भेदभाव करते हैं और वहां के कम वेतन के लिए भी अगर मांग नहीं उठाते हैं, तो यही उनके असली चेहरे हैं जो ऐसी समस्याओं को बढ़ाते हैं, उद्योगों को नष्ट करते हैं। और ये बात करें इतना शिक्षा मित्रों की, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को 30,000 का वेतन मिलता था, इनकी सरकार के समय में वेतन को हमने बढ़ाया है, हमने उसे सामाजिक सुरक्षा दी है, हमने उसे मेडिकल का बेनिफिट दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से कर्मचारियों के इसका मतलब अब कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ साजिश है, लोगों को भड़काया गया है, उकसाया गया है, अब आप साजिशकर्ताओं को पकड़ेंगे और वेतन को बढ़ाना अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है आप लोगों के लिए, सरकार के लिए। दे दीजिए महाराज, आ रहा हूं सर। जो भी मुद्दा होगा, हमने कहा ना हम संवाद कर रहे हैं, जो भी मुद्दा होगा उनके साथ संवाद करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। अखिल जी बोलिए। भाई संजय चौधरी साहब, अगर आपको सरकार चलानी नहीं आती, सरकार से उतर जाइए, कोई मजबूरी नहीं है। 11,000 रुपए में आप 20,000 रुपए अपनी फॉर्च्यूनर के ड्राइवर को देते होंगे एक महीने में। 11,000 में 18 घंटे हमारे मजदूर काम करते हैं। देश का निर्माण हमारे मजदूर अपने पसीने से करते हैं। आप मजदूरों का शोषण करके बड़े बड़े राष्ट्रीय सेठों को लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचाते हैं। आप लोग सूट बूट की सरकार है, आप मजदूर विरोधी हैं, आप हिंदू विरोधी हैं, आप किसान विरोधी हैं। मुझको लगता है जानकारी करके आओ त्यागी जी, उसके बाद बैठो। क्या हालत है पश्चिम बंगाल में कर्मचारियों की? अरे मैं त्यागी नहीं हूँ, स्वामी हूँ भाई, जवाब दो जरा। त्यागी नहीं हूँ मैं। उनको डीए कितना मिलता है? अरे इतना ही नहीं पता, मैं स्वामी हूँ, पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी, सनातनी हूँ, सनातनी। अरे ऐसे ही सनातनी है। अगर आप सनातन विरोधी हैं, उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, आपके कहने से हम सनातन के विरोधी नहीं हो जाएंगे। हम मजदूरों के साथ, अरे सेंगर आपका आदमी है, अरे आपके रेपिस्ट तो आपके को भी बेनकाब करेंगे। उत्तर बीजेपी वाले ऐसे लोगों को कानपुर में देखा है, कानपुर विकसित हो रहा था, उसके पीठ में छुरा किसने भागा? मैनचेस्टर कहा जाता था कानपुर उत्तर प्रदेश का। अरे एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं क्या चौधरी साहब? लोगों ने मारा, एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं क्या? उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को समाप्त किया। ऐसे लोग बेनकाब हो रहे हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। एक सेकंड से कुछ नहीं हो जाता। आप राजनीति के हाथ, नोएडा की पुलिस कमिश्नर का एक बयान आया है, एक सेकंड रुक जाइएगा की स्थिति पर बोलने संजय जी, रुक जाइए, थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ये जो बयान अभी आया है पुलिस कमिश्नर का, मुझे लगता है जवाब देने के लिए और भी कुछ आपको मिलेगा। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का बयान आया है, एक बार सुनवा देता हूं कि वो क्या कह रही हैं, जरा सुनवाइए। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है, उनसे बात करेंगे। मैम ये बताइए फिलहाल क्या स्थिति है? इस समय पूर्णतया शांति है। पूरे जनपद में 36 सेक्टरों में सिविल पुलिस कंटिंजेंट, पीएसी और आरएएफ को मिला के गेस्टेड ऑफिसर्स दे के लगातार फ्लैग मार्च सुबह 5 बजे से कराया जा रहा है।
कुछ जगहों पर स्टेशनरी पिकेट्स भी लगाई गई हैं। जो हमारे बॉर्डर के एरियाज हैं वहां पर भी स्ट्रांग पिकेट्स की तैनाती की गई है। कल की घटनाओं में 83 जगहों पर 42,000 लेबर सड़कों पर उतरा था, लेकिन मात्र 2 जगहों पर वायलेंट प्रोटेस्ट होने के कारण पुलिस के द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए उसे काबू में लाया गया था। बाकी जगहों पर संवाद स्थापित करते हुए सरकार के द्वारा श्रमिकों के हित के लिए क्या किया जा रहा है ये उनको बताते हुए पीसफुल डिस्पर्सल कराया गया था। कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीजें पता चली हैं जिसमें कोई 2 ग्रुप आइडेंटिफाई हुए हैं जो इस राज्य में नहीं बल्कि बाकी राज्यों में भी जहां जहां पर भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें उनकी उपस्थिति पाई गई है। और ऐसे ग्रुपों के द्वारा बड़े टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए नए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में बहुत गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर को आप सुन रहे थे, वो बता रही हैं कि एक ही सैलरी मिनिमम कर दीजिए 25,000, अखिल जी सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। सर 1 सेकंड, 25,000 मिनिमम सैलरी कर दीजिए। ठीक, 25,000 से कम नहीं स्वीकार है। गरीबों का शोषण बंद होना चाहिए। ठीक। लक्ष्मी सिंह ये बता रही हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप, 2 ऐसे मतलब आइडेंटिफाइड ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टा ग्रुप के बारे में जो जानकारी दे रही हैं कि 2 ऐसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो कल हुआ है, बवाल मचा है, वो उसमें शामिल नहीं है, बल्कि कई राज्यों में जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। समस्या है, कलेक्ट्रेट के भी दरवाजे खुले हैं। पूर्ण रूप से हम सभी श्रमिक भाइयों और बहनों के साथ हैं। पुनः एक बार अनुरोध, गौतम बुद्ध नगर का सौहार्द बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गौतम बुद्ध नगर की डीएम को आप सुन रहे थे। देखिए, इनका तो काम है कि अगर व्यवस्था खराब हो रही है उसको कंट्रोल में करेंगे। श्रमिकों से अच्छी तरह से बात कीजिए, उन्हें दोषी मत बताइए और श्रमिकों की 25,000 तनख्वाह नहीं। लेकिन अखिल जी की बेटी जो आपकी बात ठीक है, अखिल जी आपकी बात ठीक है, 25,000 सैलरी होनी चाहिए, श्रमिकों से अच्छे से बात होनी चाहिए, श्रमिकों की अगर समस्या उसका समाधान होना चाहिए। लेकिन कर दीजिए, लेकिन अखिल जी जरा इस पर भी तो कुछ बोलिए। एक बार फिर से डीएम क्या कह रही है सुन ले। नवंबर से पहले मिले। इसके साथ साथ अगर ओवर टाइम काम किया जा रहा है उसके लिए भी डबल वेतन दिया जाएगा। अगर साप्ताहिक छुट्टी पे काम किया जाएगा उसके लिए भी डबल वेतन दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो यौन उत्पीड़न समितियां हर जगह गठित करी जाएंगी, महिलाएं इनके अध्यक्ष रहेंगी और इन सब का जो नोटिस बोर्ड है उस पर चस्पा किया जाएगा कि कौन है, कहां आप शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ साथ शिकायत पेटियां भी रहेंगी। इसके अलावा भी अगर कोई भी शिकायत किसी भी श्रमिक भाई बंधुओं की है तो हमेशा प्रशासन भी साथ में है, शासन भी साथ में है, कलेक्ट्रेट के भी दरवाजे खुले हैं। मगर सभी से मेरी ये अपील है दैट वायलेंस इज नॉट द आंसर। सभी से मेरा अनुरोध है कि गौतम बुद्ध नगर की शांति व्यवस्था को मेंटेन रखा जाए, सौहार्दपूर्ण रूप से अपनी बात को रखा जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद कि इस प्रमुख मांग को जो है मान लिया गया है। मेधा रूपम नोएडा की डीएम, आप उनको सुन रहे थे, वो कह रही हैं कि शांति बनाकर रखें और समस्या का समाधान होगा। दरवाजे सबके लिए खुले हैं, चाहे वो डीएम के दरवाजे हों, कमिश्नर के दरवाजे हों या फिर लॉ कमीशन के दरवाजे हों, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, बातचीत हो। आज ब्रह्मास्त्र में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।